नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आज आपको एक खास विषय पर खास जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है और मुझे उम्मीद है आप इसको शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे ताकि आपके बहुत से कन्फ्यूजन जो नए अभी जानकारी में आए होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी पर। दोस्तों, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जिसे हम अगर हिंदी में बात कहें, उसका हिंदी अर्थ निकालें तो उसका है मनोवैज्ञानिक स्व परीक्षण। मतलब जो जनरली पोस्टमार्टम होता है वो एक अलग तरह का होता है और मनोवैज्ञानिक स्व परीक्षण जो होता है वो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तहत होता है। तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चूँकि मैं साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड इसका पूरा रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, और जो क्या कंडीशंस होती है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा इसके बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति होती है कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसका फिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की ज़रूरत पड़े। जनरली इसकी हमारे इंडिया में बहुत कम केसेस ऐसे आए हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही कम केसेस हुए हैं, पर अब इसकी स्थितियाँ चूँकि साइकोलॉजी का नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो इसकी ज़रूरत भी पड़ती जा रही है। और कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की या इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में क्या किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, मेथड है पूरा, जिसमें जो व्यक्ति जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है डेथ होती है, जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि वो अटेम्प्टेड टू मर्डर हो या मर्डर हो या सुसाइड हो या उसका नेचुरल डेथ हो। लेकिन अगर उसको किसी भी विधि से अगर हम ये नहीं जान पाएँ, किसी भी प्रकार से हम ये नहीं जान पाएँ कि एक्चुअल में ये डेथ हुई कैसे, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि डेथ होने के बाद भी उसका जो है पुनः उसकी जानकारी निकलवाई जाती है कि क्या वास्तव में क्या वजह से रही होगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होगी, तो किन परिस्थितियों में हुई, ये सब जानने के लिए इस मनोवैज्ञानिक स्व परीक्षण या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, चाहे वो सिंपल डेथ हो यानी कि जो नेचुरल डेथ हो या मर्डर हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो या फिर सुसाइड हो, चाहे जो परिस्थिति में उसकी डेथ हो, लेकिन जब सारी जनरल पोस्टमार्टम जो किया जाता है वो या और अपना फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसकी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, और या उसके बाद जो उसके काफ़ी सारे टेस्ट जो रखे रहते हैं वो भी जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस कंडीशन में, और कोई लीगल प्रोसेस के तहत उसकी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमको साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो प्रक्रिया है वो 3-4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके और फिर उसको एक पिक्चर तैयार किया जाता है ताकि उसका रिपोर्ट जो है कंक्लूजन निकाला जा सके। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो ये प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिसमें सबसे पहले तो उसका बायोग्राफिकल जो है नॉलेज या डेटा निकाला जाता है संबंधित व्यक्ति का, जिसकी डेथ हुई थी, कि बायोग्राफिकल जो डेटा होता है उसमें ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ को समय भी हो चुका है काफ़ी, जिसकी एज देखी जाती है, उसका बॉडी की हाइट, वेट, कलर जो है, और उसकी बॉडी पर पहले कोई मार्क्स था या बाद में पिक्चर में आया या नहीं आया, उसकी जो है डेथ के बाद पिक्चर ली जाती है। जिन केसेस में पिक्चर ली जाती है तो उनमें एक्स्ट्रा था या नहीं था, या बॉडी में कोई तरह का जो है प्रॉब्लम तो नहीं था कि उसमें कोई न्यूनता, जिसको हम दिव्यांगता भी कह सकते हैं, कि कोई अंग काम कर रहा था या प्रॉपर पूरी बॉडी ठीक थी
प्रॉपर हर तरह का अंग अपने अपने ढंग से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, या लास्ट जब डेथ के टाइम था तो उस टाइम बॉडी में कोई इस तरह की कमी तो नहीं थी या जो है मेंशन नहीं की गई थी। तो इस तरह की जितनी भी डेटाज होती हैं वो बायोग्राफिकल में, और उसका मैरिटल स्टेटस क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो किस तरह के काम में काम करता है, ये सब जानकारी बायोग्राफिकल डेटा में कलेक्ट की जाती है। इसके बाद जो दूसरी जानकारी जो डेटा जो है जुटाई जाती है उसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत रखते हैं। और पर्सनल डेटा में दोस्तों ये देखा जाता है कि जो संबंधित मृत व्यक्ति है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी थी, उसकी मेमोरी कैसी थी, वो कितना अटेंटिव था, वो कितना डिसीजन, उसका जो मेकिंग का जो सिस्टम था वो कैसा था, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा था, और वो उसका इमोशनली जो वो किस तरह का था, उसका रोल किस तरह का था, इमोशनल रोल किस तरह का प्ले करता था, साल भर किस तरह का करता था, 2 महीने पहले किस तरह का करता था, और 2 महीने पहले उसका इमोशनल रोल कैसा था, ये देखने की बेहद ज़रूरत हो जाती है इस प्रक्रिया में। तो इसके अंदर वो एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि जो है उसका साइको सोशल बैकग्राउंड क्या रहा, साल भर पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, वो कैसे कैसे लोगों से जो है उसका मेलजोल था, किस तरह की उसमें जो है वो अकेला रहने लगा था या कम मिलने लगा था या बिल्कुल नहीं मिलने लगा था, ये सब जो है जानकारियाँ जो जुटाई जाती है, इसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत इनको मेंशन करते हैं। इसके बाद जो तीसरा, हाँ, अगर हम बात करें तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के तहत रख सकते हैं। उसमें जो मृत व्यक्ति होती है, जिसकी मौत हो जाती है, चाहे वो जिन भी कारणों से हुई हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो या मर्डर हो या सुसाइड हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये देखा जाता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मृत व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई बीमारी तो नहीं थी, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें मेन मैं बताना चाहूँगा आपको, डिप्रेशन तो नहीं था, सिजोफ्रेनिया तो नहीं था, बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं था। आजकल बहुत से लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि हाँ बाइपोलर टाइप का था, ये था, वो था, लेकिन प्रॉपरली पता ही नहीं होता कि बाइपोलर होता क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन लोग बता देते हैं। तो फिर भी जब साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को एनालिसिस करता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि वो डिप्रेस्ड तो नहीं था, बाइपोलर डिसऑर्डर उसमें तो नहीं था, या कोई इस तरह का जो है वो दवा तो नहीं रहा, मेडिसिन इस तरह के किसी डॉक्टर से साइकेट्रिस्ट के कंसल्टेंसी में तो नहीं था, या वो जो है उसमें कोई सिजोफ्रेनिया तो नहीं था, या कोई सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर तो उसमें नहीं था, यानी कि कोई वो इस तरह का लिक्विड तो कोई इस तरह की जो है नशे टाइप की दवा या मेडिसिन तो नहीं ले रहा था जिससे उसको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में से वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चला गया हो। तो ये सब डेटा जो है उसका सेकेंडरी कंडीशन में कलेक्ट किया जाता है। और अब बात करते हैं हम, ये सब जानकारी जुटाई कहाँ जाती है, इनका सोर्सेस क्या रहता है। तो ये सब सोर्सेस दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो उसके जो नेबर्स होते हैं उनसे जुटाई जाती है, उसके दोस्त क्या है, कितने दिनों से वो दोस्तों से मिला नहीं मिला, कैसा रहा, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसके सोशल मीडिया को चेक किया जाता है कि वो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोज देते हैं अपने थॉट को, थिंकिंग को, तो उसका वो एनालिसिस किया जाता है कि उसका आखिरी जो है महीना किस तरह उसने अपने आप को किस तरह की चीज़ें लिखना शुरू कर दिया था, या दोस्तों से जानकारी ली जाती है, पड़ोसियों से ली जाती है, फिर उसके परिवारजन से ली जाती है। परिवारजन बहुत चीज़ें बताने में कई बार प्रॉपर नहीं बता पाता है, तो ये पहले उनसे ली जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो नेबर्स हो गए, जो उसके फ्रेंड्स सर्कल के लोग हो गए, जो परिवारजन हो गए, फिर उससे जो उसका जो सोशल सर्कल है वहाँ हो गया, या अगर कोई वो जॉब में है तो उसके ऑफिशियल स्टाफ से हो गया, या उसके कोई सर्वेंट काम कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये आखिरी 2 दिन या आखिरी 7 दिन में उसका बिहेवियर कैसा था, किस तरह का था, वो चिड़चिड़ा हो गया था या गुस्सा कर रहा था या अकेला रह रहा था। तो ये सब
इसके अलावा एक और मेन चीज़ है जो बहुत लोग आजकल करने लग गए हैं कि वो अपनी डायरी मेंशन करते हैं, पूरी मेंटेन करते हैं कि अपना डेली रूटीन का वो उसको करना क्या है। जो अच्छे जिनका प्रोग्रेसिव माइंड रहता है, जिनको आगे कुछ करना होता है, वो लोग डायरी मेंटेन करते हैं। तो वो लोग अपनी रूटीन को उसमें मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, मेंशन करते हैं और उसमें अपने प्लान्स को पूरा डिफाइन करते हैं। तो वो डायरी उनके लिए बहुत एक तरह का इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो उन सब को ये सब चीज़ें, चाहे वो उसके परिवार के लोग हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, नेबर हों, सर्वेंट हो या ऑफिशियल स्टाफ हो, ये सब उसके सोर्सेस का काम करते हैं। और इन सब को यानी कि उसके बायोग्राफिकल जो डेटा को, उसके जो है पर्सनल डेटा को और उसके सेकेंडरी डेटास को, इन सब को कलेक्ट करके उनका एक कंप्लीट पिक्चर जो है पूरा तैयार किया जाता है। और उस पिक्चर के बिहाफ पर उसकी डेथ की कंडीशन को रिलेट किया जाता है कि उस जब डेथ हुई उसके 2 दिन पहले वो कैसा था और डेथ के दिन क्या कंडीशन रही होगी और डेथ के समय उसके क्या चीज़ें जो है देखने को मिली और क्या एविडेंस अब बचा हुआ है, क्या एविडेंस। क्योंकि इतने टाइम के बाद, जनरली साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत लंबे टाइम के बाद की जाती है, तो हो सकता है महीने भर बात की जाए, 2 महीने बाद बात की जाए। तो इस कंडीशन में बहुत से एविडेंस बचे नहीं रह पाते हैं। तो क्योंकि बॉडी तो वैसे ही दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो और काफ़ी सारी चीज़ें जो एज एविडेंस उसमें काम आने वाली होती हैं वो काफ़ी कम रह जाती हैं। तो फिर उनको उससे रिलेट किया जाता है और रिलेट करने के बाद जो पिक्चर निकल के आती है वही साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहलाती है। और उसमें ये क्लियर कट हो जाता है। और वो एक बहुत ही ट्रेंड जो एक्सपीरियंस वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी एक टीम होती है जिसमें डॉक्टर भी होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, और ये सब मिल करके इस पूरी प्रक्रिया में अपना रोल प्ले करते हैं और उसका एक पूरा कंक्लूजन निकालते हैं कि इसकी डेथ का एक्चुअल रीज़न क्या था। यही साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहलाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद मैं कोई नई जानकारी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और ऐसी ही जानकारी जो साइकोलॉजिकल फील्ड की है वो आपको जानने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।